हेलो बच्चों। पिछली वाली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया और आज एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 2। इसको थ्योरी बेस अकाउंटिंग के लिए क्यों ज़रूरी है और इसके पीछे क्या कारण है। अकाउंटिंग तो न्यूमेरिकल बेस्ड है सारा, तो थ्योरी का क्या काम है। थ्योरी के बिना बेटा कोई कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते नहीं हैं। और अकाउंटेंसी में आपने पीछे पढ़ा कि जो हम तैयार करते हैं फाइनल अकाउंट्स दैट आर यूज्ड बाय द यूज़र्स, मैनी यूज़र्स लाइक इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में जैसे मैंने बताया आपको, एम्प्लॉयज़ होते हैं, ओनर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। एक्सटर्नल में गवर्नमेंट हो सकती है, टैक्स अथॉरिटीज़ हो सकती हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, पोटेंशियल सन्ड्री क्रेडिटर डेटर्स हो सकते हैं। तो ये सब के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं, हमने पढ़ा था पीछे वाले चैप्टर के अंदर। वो इंफॉर्मेशंस रिलेटिव हों, रिलायबल हों, कंपेरेबल हों, इसीलिए इंटर फर्म और इंट्रा फर्म, यानी कि फर्म, दो फर्मों की आपस में या अपनी फर्म का ही एक साल के प्रॉफिट को दूसरे साल के साथ हमने कंपेयर करना है। तो ये सब चीज़ें जब पॉसिबल हैं, जब उसके अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ हों, कोई प्रिंसिपल्स हों, कोई नियम कानून हों, ठीक है, तभी वो कंपेरेबल होंगे। अब जैसे कहते हैं ना कि दो बच्चों का कंपैरिजन, एक बच्चा 8वीं क्लास का हो, दूसरा बच्चा 12वीं क्लास का हो, दैट शुड नॉट बी कंपेयर्ड। वो तो गलत हो जाएगा मामला। इसीलिए तो जैसे गेम्स में होता है, कुश्तियाँ होती हैं 51 किलोग्राम में, 55 किलोग्राम में, हिसाब से तो होगा, जभी तो मुकाबला मालूम पड़ेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसे ही अकाउंटेंसी में इंफॉर्मेशन तैयार करते हुए ये सब चीज़ों का बहुत ज़रूरत होती है। और दीज आर कॉल्ड GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, GAAP। इसीलिए ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। इनको प्रिंसिपल भी कहते हैं, इनको कॉन्सेप्ट्स भी कह सकते हैं, इनको कन्वेंशंस भी कह सकते हैं, इनको एजम्पशंस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत लंबी प्रैक्टिस के बाद ये तैयार होते हैं और इसके अंदर टाइम टू टाइम सुधार भी होता रहता है। तो इन सब प्रिंसिपल्स को इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो कि थ्योरी बेस है पूरे अकाउंटिंग सिस्टम का और बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप चाहें इसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो, चाहे ICWA करो, या कुछ आगे फर्दर पढ़ाई करो, हायर स्टडीज़, ये चीज़ें नहीं बदलेंगी। इनके बेस पर ही आगे आप बढ़ सकोगे, ठीक है ना। अब जैसे एक कंसेप्ट है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट लेते हैं। 10 साल पहले हमने, मेरी जैसे कोई फ़र्म है और 10 साल से चलती आ रही है फ़र्म, 10 साल पहले मैंने कोई एक प्लॉट लिया था ऑफिस के लिए, वो 50,000 रुपये का था, तो उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही लेते हैं। आज भी वो 50,000 का ही दिखाई दे रहा होगा। जब बिकेगा, चाहे वो बेशक 50 लाख का बिके, तो उसका सेल प्राइस हो जाएगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट हम लेते हैं, अभी एक सिस्टम बना हुआ है। तो एक मैंने उदाहरण दिया है आपको। तो इस प्रकार से ये हमारे कई प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं, टाइम टू टाइम, टाइम बीता है और उसके साथ साथ ये डेवलप हुए हैं। और जो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं सबसे पहले, कि 14 कॉन्सेप्ट्स के आसपास हैं यहाँ पर ये टोटल। तो मैं आपको एक एक करके उसके बारे में बताता हूँ, 13 या 14 हैं आई थिंक। तो मैं आपको इसके बारे में एक एक करके बताता हूँ। तो नंबर 1 इज़ बिजनेस एंटिटी। पहली कंसेप्ट क्या है, ये बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कही जाती हैं। बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या हुआ इसका, कि जो बिज़नेस होता है वो व्यापारी से अलग गिना जाता है। चाहे मेरी अपनी दुकान है, पर मैं उसमें अपने घर के खर्चे इन्वॉल्व नहीं कर सकता, तो मैं अलग, बिज़नेस अलग। ये नहीं है कि लीगल कोर्ट अलग माने, कोर्ट अलग नहीं मानेगा। कोर्ट, अगर मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, किसी ग्राहक का नुकसान कर दिया, तो कोर्ट में तो मेरे को जाना पड़ेगा कि मैं बोल दूँ नहीं मेरे बिज़नेस को ले जाओ, मुझे मत लेके जाओ, ऐसा नहीं होगा वहाँ। तो वहाँ तो मुझे जाना ही पड़ेगा। पर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिज़नेस अलग एंटिटी है, सेपरेट फ्रॉम ओनर है, ठीक है। इसीलिए ओनर जो है एक बार डाल देता है कैपिटल, उसमें से कुछ वापस लेता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं, खर्चे के लिए वापस लेता है। हिसाब किताब रखना पड़ता है, तभी तो मालूम पड़ेगा कि कैपिटल हमने इतनी लगाई थी, हमने इतनी बढ़ाई या घटाई। रोज़ उसमें प्लस माइनस करता है तो कैसे बात बनेगी। अगर लेना भी होगा तो वो लोन की तरह लेगा उसमें से, या फिर ड्राइंग्स की तरह लेगा उसमें से। तो ये कॉन्सेप्ट हमको बताती है कि बिजनेस इज़ ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी, ठीक है, अपने मालिक से अलग है। मनी मेजरमेंट, सेकंड क्या है, मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट मीन्स हमें जो ट्रांजैक्शन इसके अंदर डालने होते हैं वो दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी। ये नहीं है कि हमने एक मैनेजर रखा, 50,000 रुपये महीने का मैनेजर रखा, तो 50,000 की एंट्री होगी,
बढ़िया मैनेजर रखा तो बढ़िया की एंट्री नहीं होगी कि बढ़िया मैनेजर है। या सीमेंट की बोरियां लिए, कितने की लिए उसकी एंट्री होगी, कितनी लिए उसका स्टॉक में जाएगी एंट्री। बाकी कैसा सीमेंट है कैसा नहीं है, यानी कि उसकी गुणात्मक चीज़ें वहाँ पर उसकी एंट्री नहीं हो सकती है, राइट। इसके बाद गोइंग कंसर्न, थर्ड है इसके अंदर कॉन्सेप्ट, जो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में थर्ड नंबर पर है गोइंग कंसर्न। इस कॉन्सेप्ट्स के चलते हम कोई जैसे एसेट्स लेते हैं, जैसे मैंने एक अपने बिज़नेस के लिए एक मोटरसाइकिल ली कि वहाँ लोगों को जाना आना पड़ता है पेमेंट कलेक्शन के लिए या माल देने के लिए, तो उस मोटरसाइकिल को मैं उसकी वैल्यू डिसाइड करके कि ये 5 साल चलेगी या 10 साल चलेगी, तो एसेट्स की तरह ट्रीट करूँगा, ना कि मैं उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके ख़त्म कर दूँगा उस साल के इनकम में से निकाल के। तो इसीलिए हम एसेट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है इसके साथ जोड़ के चलते हैं और उसको बैलेंस शीट में ला के ले जाते हैं, ताकि हमें पता है कि ये हमें कम से कम नहीं तो 8, 9 या 5 साल या 6 साल, यानी कि 1 साल से ऊपर अपना सर्विसेज देगी। तो ये कंसेप्ट हमें उस तरह यूज़ करनी पड़ती है कि हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है कि एसेट्स क्या हैं और सेम एक्सपेंसेस क्या हैं, जो कि सेम ईयर से ही इनकम में से घटाने होते हैं। तो ये गोइंग कंसर्न का मतलब हमारा बिज़नेस लंबे टाइम तक चलेगा, ये हम मान के चलते हैं। तो इसीलिए हमें देखना पड़ता है कि ये जो खर्चा हम कर रहे हैं वो हमारा 1 साल के अंदर ही ख़त्म हो रहा है उसका बेनिफिट, या हमें आगे भी मिलेगा। आगे मिलेगा तो हमें बैलेंस शीट के अंदर उसको शो करना पड़ता है। तो फोर्थ आ गया इसके अंदर बेटा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, यानी कि जो भी अकाउंटिंग होती है एक पीरियड के साथ रिलेट करनी पड़ती है। रिलेट नहीं करेंगे तो हमें कंपेरेबल कैसे होगी फिर वो। और रिलेट क्यों करते हैं, जानने के लिए कि हम क्या कमा रहे हैं और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसी के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं अकाउंट, और इसी के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है हमें कि एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन के लिए हमने क्या कमाया या क्या गंवाया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। पर्टिकुलर टाइम स्पैन बोलूँगा तो मैं मतलब हुआ जैसे कि फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, नॉर्मली यही फाइनेंशियल ईयर यूज़ करते हैं। करने को तो पुराने टाइम में दिवाली से दिवाली भी होता था, कोई 1 जनवरी से लेके 31/12 तक कर सकते हैं, परंतु नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का होता है। तो इस पीरियड का हमने क्या प्रॉफिट या लॉस कमाया ये तो हमें बताता है P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है ये बताता है हमको बैलेंस शीट। इसके लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो 5वीं कंसेप्ट है इसके अंदर कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या है, इसके अंदर कोई भी हम परचेज़ करते हैं, तो जैसे कि हमने एक मशीन ली, मशीन परचेज़ करी, तो मशीन को ऑफिस तक फैक्ट्री तक लाने का खर्चा, उसको वर्केबल बनाने के लिए इंस्टॉलेशन का खर्चा, यानी कि सब उसकी कॉस्ट में ऐड करके हम उसको मशीन की वैल्यू निकालते हैं। तो ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद फिर ये हो गया 5वां। तो छठा आ गया बेटा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग, इट इज़ कोर फॉर अकाउंटिंग सिस्टम, राइट। इसमें क्या है कि इसमें 2 पक्ष होते हैं, ये मानते हैं हम। कोई भी ट्रांजैक्शन